हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि WCL का माइनिंग सरदार का रिजल्ट आउट हो चुका है। आपको ऑलरेडी पता होगा, ग्रुप में बहुत सारा सर्कुलेट हो गया है, तो उसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो वेटिंग लिस्ट निकला है उसमें कितना चांसेस है कि कितना वेटिंग तक क्लियर होगा, ओबीसी का कितना क्लियर होगा, जनरल कैटेगरी का कितना क्लियर होगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितना क्लियर होगा, एसटी का कितना क्लियर होगा और एसटी का कितना क्लियर, एससी एसटी कितना क्लियर होगा। पूरा एक एनालिसिस वीडियो है ये एक तरह से ये। तो इस वीडियो पर मैं दावा नहीं कर सकता, बट प्रीवियस कुछ रिकॉर्ड को देखते हुए WCL का प्रीवियस कुछ साल में जो एग्जामिनेशन हुए हैं और उसमें जिस तरह से वेटिंग क्लियर हुए हैं और अभी जो सिनेरियो चल रहा है एनसीएल वाला साथ ही साथ, तो उन सभी को देख के ये एनालिसिस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले एक लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो क्वेरी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। वीडियो शेयर कर सकते हैं तो सुभान अल्लाह। चलिए, तो देखो भाई, ऐसा है कि WCL का जो रिजल्ट है उसका पूरा का पूरा असर NCL का ज्वाइनिंग पे पड़ेगा। यानी NCL में जितने बच्चे ज्वाइन होंगे WCL में उतने बच्चे कम होंगे, लेकिन गारंटी नहीं है कि WCL वही बच्चे निकाले हों पूरा पूरी जो NCL निकाल चुके हों, क्योंकि NCL का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अलग लेवल का था, थोड़ा डीप कॉन्सेप्चुअल था, जबकि WCL का जो क्वेश्चन पेपर था वो सिंपल CMR बेस्ड था, थोड़ा कंफ्यूजिंग बीच बीच में था बट CMR बेस्ड था। तो दोनों का एक तरह से देखा जाए तो सिलेबस थोड़ा अलग टाइप का था। दोनों एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो अलग अलग टॉपिक से पूछे गए थे। तो हो सकता है किसी का एक टॉपिक स्ट्रांग हो, किसी का दूसरा टॉपिक कमजोर हो, किसी का बायलॉ स्ट्रांग हो, किसी का जो डीप कॉन्सेप्ट है माइनिंग वाला वो थोड़ा मजबूत हो। लेकिन ये किसी किसी के साथ हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा देखते हैं ये रिजल्ट को ध्यान से और समझने का कोशिश करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले तो एनसीएल के बारे में बात करते हैं। तो एनसीएल में अभी डीवी हो चुका है। डीवी होने के बाद बस बच्चे ज्वाइनिंग प्लस मेडिकल का वेट कर रहे हैं। ज्वाइनिंग और मेडिकल में एनसीएल ज़्यादा वक्त नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी सरदार का सर्वेयर का ज्वाइनिंग कर रही है। ठीक है, सर्वेयर का मेडिकल हो चुका है, सर्वेयर का ज्वाइनिंग भी अभी चल ही रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों का मेल भी आया, शायद धीरे धीरे हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 1 वीक हो जाएगा। इसके बाद एनसीएल माइनिंग सरदार का मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग कराने वाली है, मेडिकल प्लस ज्वाइनिंग कराने वाली है। ठीक है, तो उसका पूरा फोकस एनसीएल का माइनिंग सरदार को जल्दी से जल्दी लेने में है, मेडिकल में और ज्वाइनिंग में। ठीक है, कुछ केस पेंडिंग चल रहा था, 1 नंबर बढ़ने वाला, तो उस केस का शायद फैसला 12 तारीख को है, 12 जून को। तो वो केस का एनसीएल शायद वेट कर रही है कि वो वाला एक बार फाइनल फैसला आ जाए, उसके बाद हम अपना ज्वाइनिंग का प्रोसीड्यूर कंप्लीट करें। तो कल ही होगा शायद फैसला, तो कल के बाद एनसीएल ज्वाइनिंग लेना शुरू कर देगी। हालांकि एनसीएल गलती सुधार चुकी है, 1 नंबर वाला जो गलती वाला था वो ऑलरेडी सुधार चुकी है। तो फैसला तो ऑब्वियस ही बात है, कोई मतलब नहीं बनता उसका खास, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। जिसका मेरिट में नाम है फाइनल वाला में, वही वाला लिस्ट फाइनल ही है, उसमें कुछ ऐसा छेड़छाड़ होने वाला नहीं है, ऐसा चांसेस बहुत कम है। तो फिलहाल एनसीएल का ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाला है। तो एनसीएल में कितने बच्चे जा रहे हैं? एनसीएल में अगर आप एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे तो जनरल कैटेगरी के 149, ओबीसी कैटेगरी के 55, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो उसका 36 है, और एससी कैटेगरी की बात करूं तो 79 है, और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपका 55 है। टोटल जोड़ देंगे तो 374 है। 374 सीट टोटल उसमें जाएगा। अभी मान के चलते हैं, बस एक अनुमानित मान के चलते हैं कि इसमें जितने बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, क्योंकि आपका WCL का क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान था इसीलिए ऐसा मान के चलते हैं कि इसके 50% बच्चे उसमें क्वालिफाई किए होंगे। यानी कि 187 बच्चा जो होगा, 187 कैंडिडेट जो होगा वो कॉमन होगा सर, वो एनसीएल वाला भी होगा, वो WCL वाला भी होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं हाईएस्ट डाटा लेके चल रहा हूँ 50%, उससे ज़्यादा का चांसेस थोड़ा कम है ना। 50% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों निकाले होंगे, एनसीएल भी निकाले होंगे, WCL भी निकाले होंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि
187 सीट खाली हो सकता है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और मिनिमम प्रोबेबिलिटी हम मान के चलते हैं कि 30% बच्चे ऐसे होंगे जो WCL भी निकाले होंगे, NCL भी निकाले होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। 30% प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कि मतलब इतना कम बच्चा तो निकाला ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 113 बच्चे, ठीक है। अभी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वेटिंग लिस्ट। अब आते हैं हम NCL का वेटिंग लिस्ट पे, WCL का वेटिंग लिस्ट पे। WCL का जो एक बार फाइनल वैकेंसी क्या था मैं एक बार बता देता हूँ आपको। WCL की जो वैकेंसी थी उसमें जो सीट अलॉट किया गया था उसमें अनरिजर्व कैटेगरी का 43 सीट था, EWS कैटेगरी का 11 सीट था, OBC नॉन क्रीमी लेयर कट सीट 29 था, SC का अगर बात करें तो 16 सीट था और ST की बात करें तो 8 सीट था। टोटल वैकेंसी को जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा, 107। मैंने क्या बताया, NCL और WCL ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका दोनों कॉमन था, तो मैंने मात्र 30% निकाला। किसका सर, 374 का मात्र 30% निकाला और वो 30% था 113। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जो टोटल सीट है उससे, मतलब कुल मिला करके WCL में उससे ज़्यादा बच्चे तो NCL में निकाल के बैठे, NCL निकाल के बैठे, NCL WCL निकालने वाले बच्चे कॉमन है 113। अब आप मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे इसमें जो घबराए होंगे। अगर अभी NCL बुला लेगा ज्वाइनिंग करने के लिए तो दौड़ के NCL चल जाएगा, भले WCL में लड़का को लग रहा है कि हम 10वें नंबर पे, वो दौड़ के चला जाएगा। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते उतना कि हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, WCL में आ गया है लिस्ट में नाम तो अब DV होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद हम WCL ज्वाइन करेंगे। थोड़े कम बच्चे होते हैं ऐसे, ज़्यादातर होते हैं जो घबरा जाते हैं। पिछली बार भी देखा गया था ऐसा बहुत बार, ठीक है। तो बहुत बच्चे दौड़ के ECL चले गए थे घबरा के, लेकिन कुछ ही बच्चे रुके थे जो WCL के रुके थे, जो वहाँ के लोकल बच्चे थे कुछ, ओके। तो मान के चलते हैं कि जो 113 बच्चे हैं, ठीक है, इसमें 107 बच्चे हैं, सॉरी, इसमें मान के चलते हैं कि 20% बच्चे मान लीजिए रुक जाएंगे। 20% बच्चे मान के चलिए कि रुक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम मान लेते हैं, 1 मिनट, 107 का 20% लगभग 21 बच्चे, 22 बच्चे ऐसे होंगे जो रुक जाएंगे। बाकी बच्चे ऐसे होंगे दौड़ के भाग जाएंगे। चलिए मिनिमम प्रोबेबिलिटी है 20%, अगर मैं इसको मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मान के चलता हूँ कि तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 50%, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 50% लगातार पूरे के पूरे महाराष्ट्र वाले निकाले होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं आपके अनुमान के हिसाब से तो 53 से 54 बच्चे, ठीक है, 53 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं कि आपका खराब से खराब किस्मत रहा तो भैया ये रहा। तो अभी हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब यही हुआ कि WCL और NCL में 113 बंदे ऐसे हैं जो दोनों निकाले हुए हैं, ठीक है। अगर इनसे पूछा जाएगा कि भैया कहाँ जाओगे तो बोलेगा जहाँ जल्दी ज्वाइनिंग दे देगा वहाँ जाएंगे। अगर NCL जल्दी ज्वाइनिंग दे देता है तो आप इसमें माइनस कीजिए लगभग 55 बच्चे। मैं मिनिमम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी खराब से खराब किस्मत लेके चलता हूँ, ठीक है। 113 माइनस 55 बच्चे, तो यानी कि 58 बच्चे ऐसे होंगे जो NCL ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, NCL ज्वाइन कर लेंगे या बचेंगे, सॉरी, ऐसे होंगे जो बचेंगे। तो 58 बच्चे जो होंगे उनका तो क्लियर होना ही होना है, होना नहीं है, होना ही होना है। अब आते हैं लिस्ट के ऊपर। अब फाइनल हिसाब किताब बताते हैं आपको क्या है, क्या हिसाब किताब कर रहे थे, आपको शायद समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन चलिए आते हैं। देखो WCL का ये जो है ये प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट है, और प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर बहुत ज़्यादा बच्चों का निकाला गया, 154 बच्चों का निकाला गया है। कितना बच्चों का, 154 बच्चों का वेटिंग लिस्ट निकाला गया है। अगर वेटिंग लिस्ट को आप ध्यान से देख के कोशिश करेंगे कि वेटिंग लिस्ट में कितने कितने कैंडिडेट का है, तो अनरिजर्व का जो वेटिंग निकला है उसमें 86 है, जिसमें OBC कैटेगरी वाले इंक्लूडेड है, उसके अंदर में है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 86 नंबर पे है तो आपका चांस है, आपका चांस थोड़ा सा कम है। लेकिन इसके अंदर जो OBC वाले हैं ऐसे नहीं समझेंगे, थोड़ा दिखा के आपको समझाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखिए यहाँ से अनरिजर्व कैटेगरी स्टार्ट होता है, इस पर्टिकुलर जगह से अनरिजर्व कैटेगरी स्टार्ट होता है। जो वेटिंग 1 में है डेफिनेटली होगा आपका, वेटिंग 2 में है डेफिनेटली होगा आपका, वेटिंग 3 में है डेफिनेटली होगा, 4 में है होगा, 5 में होगा, 6 में होगा, 7 में होगा, ठीक है। बस दुआ कीजिए NCL ज्वाइनिंग ले ले, है ना,
रोज सुबह शाम प्रार्थना कीजिए कि एनसीएल ज्वाइनिंग ले ले। एनसीएल ज्वाइनिंग ले लेगा। 55 बच्चे तो मिनिमम ऐसे होंगे जिनका डब्ल्यूसीएल में वेटिंग क्लियर होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा 55 अनरिजर्व कैटेगरी के नहीं होंगे। उस 55 बच्चों में कुछ ओबीसी भी होंगे, कुछ एससी भी होंगे, कुछ एसटी भी होंगे। तो उन सभी को ध्यान में रखना होगा ये बात, ठीक है। तो ऐसा अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे, है ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यानी कि जो 55 है उस 55 के 43% अनरिजर्व कैटेगरी वाले तो डेफिनेटली कंफर्म है कि उनका होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको हिसाब किताब बता देता हूँ कितना क्लियर होगा उस हिसाब से, ठीक है। ये कैलकुलेशन शायद आपको थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको फाइनल डाटा बता देता हूँ एकदम सिंपल साधारण। जिसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, उनके लिए सिंपल शब्दों में ये रहा डाटा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ये उम्मीद में है कि डब्ल्यूसीएल का जो वेटिंग लिस्ट है उसमें मेरा नाम तो है, लेकिन मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, हमको डब्ल्यूसीएल लेगा या नहीं लेगा, तो उसका फाइनल जो हिसाब किताब है वो कुछ ऐसा है। जस्ट सेकेंड, 183, ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं हिसाब बता देता हूँ पूरा पूरी, ओके। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ डाटा वाला क्या प्रॉब्लम था। डाटा को मैं एक बार एनालाइज कर लेता हूँ, ओके। 58, देखिए बताता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी में जो 25-26 नंबर तक हैं उनका क्लियर होना ही होना है। उनका क्लियर क्या होना है? होना ही होना है, ठीक है। उसका चांस बहुत ज़्यादा है कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप हैं और 25-26 नंबर तक में आपका नाम है तो आपका तो बहुत ज़्यादा चांस है सर कि आपका हो जाएगा, ठीक है। खाली एनसीएल ज्वाइनिंग हुआ तो आपका गारंटीड है कि आपका हो जाएगा, है ना। इसके बाद दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी है, बाकी कैटेगरी वालों को देखती हैं। तो बाकी कैटेगरी वालों में अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले तो जिसका ईडब्ल्यूएस रैंक, जनरल रैंक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिसका ईडब्ल्यूएस रैंक, जस्ट अ सेकेंड, ईडब्ल्यूएस रैंक में 7 से 8 नंबर वाले तक होंगे। ईडब्ल्यूएस रैंक में जो 7 से 8 नंबर वाले तक होंगे उनका होना ही होना है। पहले मैं कंफर्मेशन बता देता हूं किनका होना ही होना, उसके बाद मैं बताऊंगा किसका चांस है और उसके बाद मैं बताऊंगा किसका चांस नहीं है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 7 से 8 वाले होंगे उनका होना ही होना है। इसके बाद अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी वाले, ठीक है। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का चूंकि सीट ज़्यादा था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो इसीलिए इसमें जो 17 से 18 बच्चे होंगे, यानी ओबीसी का सीरियल नंबर अगर आप पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। ओबीसी का जो सीरियल नंबर है वो अगर आप पढ़िएगा, है ना, और अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर भी आप आ रहे हैं तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये प्रोविजनल लिस्ट है, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरिट लिस्ट है, सॉरी मेरिट लिस्ट खुल गया, जस्ट अ सेकेंड। मर्ज रिजल्ट है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वेटिंग वाला मुझे एक बार रिजल्ट खोल लेने दो यार। कहाँ गया वेटिंग वाला? वेटिंग वाला दूसरा टैब है शायद, हाँ ये रहा शायद, वेटिंग वाला ही होगा ये, हाँ वेटिंग लिस्ट, ठीक है। तो देखिए ओबीसी कैटेगरी का मैं क्या बोल रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी में मैं बताया आपको, है ना, कितना सीट बताया, 17 शायद बताया, 16-17, ठीक है, 17 से 18। देखिए ये जो अनरिजर्व कैटेगरी WL12 है ना, उसके अंदर में ओबीसी 1 है ना, ये भी अपना काउंट कीजिएगा, ठीक है, ये भी अपना काउंट कीजिएगा। तो ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 12 नंबर पे आ रहे हैं तो आपका तो गारंटीड है, ऊपर से ओबीसी आप हैं तो गारंटीड है। तो आप अपना नाम ऐसे करके कट कर सकते हैं, है ना। जितने बच्चे होंगे ऐसे करके कट कर करके देखिएगा। जो मैंने जनरल कैटेगरी का बताया, जैसे मैंने जनरल कैटेगरी का बताया कि जनरल कैटेगरी में 25 से 26 बच्चे का होना ही होना है। तो एक बार आप देखते हैं 25 से 26 बच्चे के अंदर में जो ओबीसी वाले होते हैं वो अपना नाम काट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी, कोल इंडिया में ऐसा नियम है, कोल इंडिया में
जितना जनरल का सीट है उसके नीचे जो होता है उसके बाद कास्ट रिलैक्सेशन वैलिड होता है। तो यहाँ पे जितना ओबीसी वाले हैं ये अपना नाम ऐसे कट कर दीजिएगा, इसलिए कट कर दीजिएगा कि इसको कट कर दीजिएगा क्योंकि 26 सीट का तो होना ही होना है। उसके नीचे अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तब वहाँ से आप काउंट कीजिए, वहाँ से आपका 17 से 18 नंबर तक होना ही होना है। तो अब आप काउंट कीजिए, ठीक है। 15 ओबीसी वेटिंग लिस्ट 15 से, एक सेकेंड, जो ओबीसी वेटिंग लिस्ट 15 है इसको आप काउंट कीजिए कि मेरा पहला है, ये ओबीसी का वेटिंग दूसरा है, ये ओबीसी का वेटिंग तीसरा है। ऐसे कर करके आपको कहाँ तक जाना है, 16 से 17 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 17 से 18 तक जाना है, सॉरी ओबीसी 17 से 18 तक का चांस है कि हाँ होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, अब आते हैं एससी कैटेगरी वालों का, ठीक है। एससी कैटेगरी वालों का आना है, एक बार देखते हैं। चलिए, तो जस्ट सेकंड, एससी कैटेगरी वालों को 16 सीट था तो 16% हो जाएगा, 58 का तो हो जाएगा 10 बच्चे जो होंगे एससी वाले उनका होना ही होना है। चांसेस है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका हो जाएगा। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो एससी कैटेगरी का हो गया 8, यानी कि 8%, 58 इंटू 8% का हो जाएगा लगभग 5 बच्चे। एसटी कैटेगरी वाले जितने हैं उनके 5 जो वेटिंग वाले हैं उनका होना ही होना। अब देखिएगा, मैं फाइनलाइज डाटा आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन बच्चों का हो जाए। किन बच्चों का हो जाए, जिनका अनरिजर्व कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में सीरियल नंबर 25 से 26 तक है। सीरियल नंबर 25 से 26 तक है, यानी 1 से स्टार्ट कीजिए एकदम शुरुआती से, वहां से 25-26 के अंदर आपका है तो आपका चांस है कि आपका हो जाएगा। अगर एनसीएल ज्वाइनिंग लेगा तो आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले रैंक, जब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सेपरेट रैंक अगर आप काउंट करते हैं और उस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रैंक में आपका 7 से 8वां नंबर पे नाम आ रहा है तो आपके चांस है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका हो जाएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का अगर आप काउंट करेंगे तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें अगर आपका नाम 17 से 18 नंबर पे आता है तो आपके चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा आपके हो जाएंगे। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 10वां नंबर तक अगर आपका नाम आता है एससी कैटेगरी वाला लिस्ट में तो आपका चांसेस है कि आपका हो जाएगा। ये 10 लिखा है, 16 नहीं लिखा है। और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 5 नंबर तक अगर आप आते हैं सीरियल नंबर में तो आपका चांसेस है कि आपका हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बस दुआ कीजिए कि एनसीएल ज्वाइनिंग ले ले, ठीक है। प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम बैठ के पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि अगर एनसीएल ज्वाइनिंग ना ले, एनसीएल डिले कर दे, डब्ल्यूसीएल पहले ज्वाइनिंग ले ले तो एनसीएल में जो बच्चे कॉमन होंगे वो बच्चे दौड़ के जाएंगे डब्ल्यूसीएल। बहुत कम बच्चे होंगे जो एनसीएल के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बस रोज सुबह शाम प्रार्थना कीजिए कि एनसीएल ज्वाइनिंग ले ले। अगर एनसीएल ज्वाइनिंग ले लेगा तो आपका इतना दूर तक में अगर है तो होना ही होना है। अब आते हैं थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी वाला। तो देखिए ऐसा है कि आप 10% प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा दीजिए। उस 10% प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के बाद आप कह सकते हैं, ठीक है ना, कि आपका चांसेस है, आपका चांसेस थोड़ा सा 50% से 60-70% के बीच में आपका चांस है कि आपका हो जाएगा। 50% से ऊपर आपका चांस बनता है कि आपका हो जाएगा। तो 10% सीट आप अनरिजर्व में बढ़ाओ, 10% सीट आप ईडब्ल्यूएस में बढ़ाओ, 10% सीट आप इसमें एनसीएल में बढ़ाओ और 10% सीट आप एसटी एससी कैटेगरी में बढ़ाओ और ये कहो कि आपका 50 से 70% चांस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। 50 से 70% चांस है कि आपका हो जाएगा। 10% सीट बढ़ा दो। जैसे अगर 25 है, 25 का 10% कितना होगा, 2.5 यानी कि 3, यानी कि 3 सीट बढ़ा दो। तो मतलब जिसका अनरिजर्व कैटेगरी में 30 नंबर तक नाम है उसका चांसेस 50 से 70% है कि आपका हो जाएगा। आपका पूरा गारंटी नहीं है, आपका 70% चांस है कि आपका हो जाएगा। इसी तरह से 10% इसमें बढ़ाओ, यानी कि 7 का बढ़ाएंगे तो 0.7, यानी कि एक सीट, यानी कि 9वां नंबर में जो होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनका 50 से 70% चांस है कि आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर 17 से 18 हैं तो इसमें आप 10% सीट बढ़ाएंगे तो 2 सीट के आसपास आएगा, यानी कि जो 20वां नंबर तक है ओबीसी कैटेगरी में और नॉन क्रीमी में उनका चांसेस है कि उनका हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 1 सीट बढ़ाएंगे, यानी जो 11वां नंबर में है एससी कैटेगरी में उनका चांसेस है कि हो जाएगा। 50 से 70% चांस है, नॉट गारंटीड। एससी कैटेगरी में जो 5 सीट है यानी कि 0.5, यानी कि 1 सीट, यानी 6ठा नंबर पे जो होंगे उनका चांसेस है कि 50 से 70% चांस है कि आपका हो जाएगा। गारंटीड नहीं है लेकिन आपके चांसेस अच्छे खासे बन रहे हैं। तो ये है पूरी हिसाब किताब जिसका होना चाहिए, जिसका चांसेस है। अब उससे नीचे वाले अगर कोई हैं, अगर उससे नीचे कैटेगरी वाले कोई हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं मिनिमम प्रोबेबिलिटी को लेके चला हूं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को लेके नहीं चला हूं।
मैं ऐसा मान लिया हूँ कि आपका थोड़ा किस्मत खराब है, उस कैटेगरी में आपका चांसेस कितना सारा बन रहा था। ठीक है, तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी को लेके चला हूँ। मैंने जब स्टार्टिंग में हिसाब किताब किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम में मिनिमम प्रोबेबिलिटी को लेके चला था, मैक्सिमम डाटा को लेके नहीं चला था। यानी कि मैं ये मान के चला था कि मिनिमम 30% बच्चे होंगे जो एनसीएल और डब्ल्यूसीएल में कॉमन होंगे, ऐसा मैं डाटा लेके चला था। अगर मैं 50% डाटा लेके चलूँ तो वो अलग रिजल्ट हो जाएगा, अगर मैं 70% लेके चलूँ तो अलग हो जाएगा। इसीलिए मैं मिनिमम 30% लेके चला था। तो इस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप 50% निकालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि इतना तो होना ही होना है। ठीक है, ये सब जनरली हर बार डब्ल्यूसीएल का रिजल्ट को देख के आसान कैलकुलेशन किया गया कि इन बच्चों का तो होना ही होना है। बाकी अगर हैं तो थोड़ा सा चांस आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको मेरा बात समझ में आ गया होगा। मैं पूरा डीपली आपको समझा दिया हूँ, है ना। अगर आपको ये वीडियो ख़राब लगा है तब भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।